हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आर के। आज हम बात करेंगे नेट जीरो कार्बन एमिशन की। देखो यार, ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है और ट्रेंडिंग में है क्यों? क्योंकि जो बिडेन ने कहा क्या है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, कि 2050 तक कार्बन एमिशन को जीरो किया जाए। वो चाहते हैं कि सभी कंट्रियां क्या करें कि साथ आएं और 2050 तक कार्बन एमिशन को जीरो करने की बात कही है। और ये टॉपिक जो है ट्रेंडिंग में रहने वाला है क्योंकि जो दुनिया का सरदार है अमेरिका, क्योंकि भाई देखो बहुत सा इस समय अमेरिका जो है पूरे दुनिया का बॉस बना हुआ है, क्योंकि सुपर पावर आप सिंपल जानते हो। तो अब जो बाइडेन है पूरी की पूरी पावर लगाने वाले हैं कार्बन एमिशन जीरो को डिस्कशन करने में। क्योंकि होता क्या है कि हर एक व्यक्ति जो अपने पॉपुलरिटी चाहता है, भाई प्रेसिडेंट बना तो कुछ ऐसा करना चाहता है कि लोग उसको याद रखें, जो बिडेन को। तो जो बिडेन चाहते हैं कि कार्बन एमिशन जो है 2050 तक जीरो कर दिया जाए। अब कार्बन एमिशन जीरो होता क्या है उस पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि नवंबर 2021 में इसी साल होने वाला है ग्लासगो में COP26। तो COP26 जो डिस्कशन होगा यहाँ लेके इसी को नेट जीरो एमिशन। और इस समय जो है नेट जीरो एमिशन, जो कार्बन एमिशन नेट जीरो करना चाहते हैं, ये एक बड़ा टॉपिक बना हुआ ग्लोबल वार्मिंग को भी देखते हुए। तो जो बिडेन जो है इस पे अब जो देखो ओलंपिक होने वाला है, बट जो बिडेन जो है पूरे का पूरा फोकस जो लोगों का है, जो कंट्रियों का इधर केंद्रित करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अपनी पॉपुलरिटी तो होगी, जो बिडेन का नाम आएगा कि इन्होंने क्या किया, नेट कार्बन एमिशन जीरो पे वर्क किया। सेकेंड थिंग दैट कि इससे क्या होगा कि अमेरिका की पॉपुलरिटी बढ़ेगी कि अमेरिका ने इस पर अच्छा कदम उठाया। तो इस पर हम बात करते हैं कि जो बिडेन का क्या अपना एक स्टैंड है और क्या नेट जीरो होता है। अब देखो यार, नेट जीरो का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि जो आप बात कर रहे हो कि नेट जीरो हम करना चाहते हैं कार्बन एमिशन को, ये होता क्या? ऐसा नहीं है कि हम कार्बन को दुनिया से खत्म कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जितना हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम कार्बन का प्रोडक्शन करते हैं नॉर्मल, इसको क्या करना चाहते हैं कि जितना हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही क्या करें, इसको डंप कर दें। जो कार्बन है उतना इसको क्या कर दें, हम डंप कर दें, मतलब दोनों को इक्वल कर दें। जैसे होता है +2 -2, फाइनली क्या आ जाएगा रिजल्ट, जीरो। वही हम करना चाहते हैं कि जितना हम कार्बन का प्रोडक्शन करें उतना इसको क्या कर दें, डंप कर दें। अब आप देखो प्रोडक्शन कैसे होता है। जो फोजाइल फ्यूल है हमारे, फोजाइल फ्यूल इनसे होता है। जब फोजाइल फ्यूल को आप जलाते हो तो वहां से CO2 निकलता है, क्योंकि जब भी आप जैसे पेट्रोल हो गया, कार्बन हो गया, जब इनको जलाओगे तो कार्बन मोनो निकलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर होता है, तो ये यहाँ से निकलते हैं। होता क्या है कि यहाँ से चाहते हैं कि हम CO2 को कम करेंगे क्या, हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं। ये भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं हम। और जितना भी बड़ी इंडस्ट्रियाँ उनसे कहें कि आप कार्बन को कैप्चर करो, जो कार्बन है इसको कैप्चर करो, क्योंकि कैप्चर जब करोगे आप, इससे क्या करोगे, इसको कैप्चर करके आप डंप कर दोगे कहीं भी किसी प्लेस पे। तो आप इसको कैप्चर करो और डंप करो, तो ऐसे क्या होगा, जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ही कार्बन क्या कर देंगे, डंप कर देंगे। कैप्चर करके फॉरेस्ट कवर बढ़ा के देखो होने वाला क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का टाइम है। यहाँ जो है किसी से भी कहोगे जल्दी मानेगा नहीं। वो क्या करेगा कि अपने डेवलपमेंट के लिए फोजाइल फ्यूल को तो यूज करेगा, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसको तो यूज करेगा। लेकिन क्या हम करते हैं कि फॉरेस्ट कवर बढ़ाएं, इसको कैप्चर करें। जितना इंडस्ट्री है अपने कार्बन को, जैसे इसमें क्या हुआ है कि कोविड-19 के समय पैंडेमिक आई है, लोगों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को -183 डिग्री टेम्परेचर पे कंप्रेस करके इसको पेट्रोल लिक्विड में, माफी चाहूंगा पेट्रोल नहीं, लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। -183 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हम इसको रखते हैं, किसको, एयर को। तो उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है ये कंप्रेस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, लिक्विड फॉर्म में। वैसे हम चाहते हैं कि इसी एयर से जो है, जो हमारी एयर है उसमें CO2 है, तो इसको ऐसे टेम्परेचर पर ले जाएं जहां से कंप्रेस होकर यह भी इसी फॉर्म में कहीं कन्वर्ट हो जाए, और इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इसको डंप कर देंगे। तो जो एयर में है CO2 वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना ही डंप कर दिए, तो नेट जीरो। इसी की बात की जाए नेट जीरो करने के लिए कि कार्बन जो है एक बैलेंस फॉर्म में रहे और जितना कार्बन है उससे अधिक ना बढ़े। इससे क्या होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप अधिक सुनेंगे ग्लोबल वार्मिंग वर्ल्ड के अंदर, तो इसका भी खतरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब जो है जो बिडेन ने क्या कहा IEA से कि आप ऐसा एक रोड मैप तैयार करो जिससे क्या हो
कि कंट्रियों को 2050 तक नेट कार्बन इमिशन, जो कार्बन निकलता है उसको जीरो करने में मदद मिले, कि जितना हम कार्बन प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही हम डंप करें। तो इन्होंने क्या कहा है IEA से कि आप ऐसे गाइडलाइन जारी करो, ऐसा रोड मैप करो, ऐसा एक सॉल्यूशन निकालो जिससे क्या हो कि कार्बन नेट इमिशन जो है वो जीरो हो जाए। तो नेट कार्बन इमिशन जो जीरो की बात की जा रही है, इन्होंने IEA को कहा है कि आप एक रोड मैप तैयार करो पूरे वर्ल्ड के लिए। अब जो IEA है इसको जान लेते हैं क्या है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1973 में हुई थी। जो इसको स्टेब्लिश किया गया था 1973 में किया गया था, और जो इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय वो कहाँ है, पेरिस, फ्रांस। तो ये आपको याद करने योग्य बातें हैं। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि IEA बनाई क्यों गई, ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई कि IEA को जो है फॉर्म किया गया। यहां एक आप टर्म देख रहे होंगे, ओपेक होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं। ये हुआ क्या कि उस समय जो जितना भी एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो अरब की कंट्रियां हैं, खासकर गल्फ की जो कंट्रियां हैं, इन्होंने क्या किया कि जो डेवलपिंग कंट्री थी उनको ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया उस समय 1960 के बाद जो था इन्होंने ऑयल। और इसके कारण क्या हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्रियां थी वहां आ गई ऑयल क्राइसिस। ये देखो OECD जो यहाँ डेवलपिंग कंट्रियां हैं, इनको क्या कर दिया, इसने ऑयल कट कर दिया, ऑयल की एक्सपोर्टिंग ही कट कर दी। इसमें अमेरिका भी था, और उसमें हुआ क्या कि इसका इफेक्ट अमेरिका पे भी देखने को मिला। और उसमें अमेरिका में हुआ क्या कि एक ही दिन के अंदर जो रेट थे $1 प्रति डॉलर से बढ़ के $12 प्रति बैरल हो गया। मतलब जो $1 प्रति बैरल रेट था वो $12 प्रति बैरल हो गया, और इसका इफेक्ट अमेरिका को भी देखने को मिला। तो जो ओपेक जो ये है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, यहाँ जो क्या किया था, जो गल्फ कंट्री ने थी ऑयल की कट कर दी थी, और इससे जो है बड़ा इंपैक्ट पड़ा था डेवलपिंग नेशन पे। और इसी का उन्होंने क्या किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉर्म किया जो था IEA। अब जान लेते हैं कि OECD था क्या। OECD जो है ये क्या था कि 1948 में जो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट बनाया गया था, जो पहले नाम था OEEC के नाम से जाना जाता था। फिर क्या किया गया 1961 में इसको फॉर्म किया गया, और नाम बदल के क्या कर दिया गया, OECD। और OECD जो था इसको रिफॉर्म किया गया था कब, 1961 में। और कब स्टेब्लिश किया गया था, पहले जो था OEEC था, फिर क्या बना दिया इसको OECD। इसी को ही कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। अब इनके गोल क्या पढ़ लेना, क्योंकि इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं IEA और नेट जीरो इमिशन पे। तो आइए अब जानते हैं कि IEA का अपना जो महत्वपूर्ण काम क्या हो क्या था। IEA जो है इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी करती क्या है कि ये गाइडलाइन जारी करती है कि एनर्जी को कैसे जनरेट करना है, कैसे इवेल्युएट करना है। जैसे इन्होंने क्या किया कि जब एनर्जी फॉर्म की गई तो इन्होंने सबसे अधिक फोर्स किया रिन्यूएबल एनर्जी पे किया। इन्होंने कहा क्या कि आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करो। और उस समय क्या था कि जैसे मैं सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इस पे इन्होंने काम करने के लिए प्रमोट किया। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या, सोलर एनर्जी पे वर्क कर रहा है भारत। हमारी जो इंडिया है उसमें 1 गीगावाट से 400 गीगावाट हम लोग अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि इससे फायदा क्या होगा कि कार्बन एमिशन में भी कट होगा। सेकंड थिंग दैट जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका भी खतरा कम होगा। तो ये जब एनर्जी फॉर्म हुई तो इन्होंने सबसे अधिक जोर किस पे दिया, रिन्यूएबल एनर्जी पे। और ये जो एजेंसी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में वर्क करती है। माफी चाहूंगा, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, एनर्जी के फील्ड में वर्क करती है और बताती है लोगों को, गाइडलाइन जारी करती है कंट्रियों को कि आप कैसे एनर्जी के फील्ड में वर्क करो। वही बाइडेन ने कहा है कि 2050 तक नेट जीरो इमिशन करने के लिए आप गाइडलाइन जारी करो। IEA ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो एजेंसी, इससे कहा है कि आप एक नई गाइडलाइन जारी करो कैसे हम 2050 तक नेट कार्बन एमिशन जीरो करें। अब बात करते हैं IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में कितने मेंबर हैं। दोस्तों यहाँ पे 30 मेंबर हैं। बात करते हैं मेंबरों के, 30 मेंबर हैं प्लस 8 जो हैं एसोसिएशन कंट्री हैं। जब भी आपसे मेंबर पूछेगा तो आप बताओगे 30 मेंबर। एसोसिएशन जो कंट्री हैं वो जो है हमारी हैं 8। तो ये बड़ा क्वेश्चन होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कितने मेंबर, तो मेंबर 30 कंट्रियां हैं और एसोसिएशन जो है वो 8 कंट्रियां हैं। इसका इंडिया मेंबर नहीं, एसोसिएशन मेंबर है, ये ध्यान देना आप। एसोसिएशन कंट्रियों में है और जो इसके 30 मेंबर हैं वो परमानेंट मेंबर हैं इसके। अब सोचो आपकी, लेकिन एक चीज और है, आइए जानते हैं क्राइटेरिया क्या है, क्यों इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया जो है
इनका मानना है कि 90 डे का ऑलरेडी आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना किसी भी एनर्जी का भंडार होना चाहिए, आपके पास पहले से रिजर्व एनर्जी होनी चाहिए कि आपके अंदर अगर एनर्जी नहीं मिल रही है तो आप पूरे भी कंट्री को 90 दिन तक सप्लाई दे सके, मतलब रिजर्व होना चाहिए। इंडिया के पास वर्तमान में कितना है 75 डेज का, तो अभी भी इंडिया के लिए इतना कैपेसिटी नहीं है कि इसका मेंबर बन सके। ये क्राइटेरिया इसके मेंबर बनने के लिए, अगर इंडिया के पास 90 दिन का हो जाएगा तो इंडिया को क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ मेंबरशिप मिल सकती है। एसोसिएशन कंट्री में भी इंडिया है। तो देखो है क्या, अब आप ये सोच रहे हो कि सर जो गल्फ कंट्रियां हैं ये तो इसका मेंबर होनी चाहिए, फिर तो ऐसे गल्फ की सभी कंट्रियां, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रियां हैं ये तो इसका मेंबर होंगी इसमें, लेकिन नहीं, ये इसका मेंबर नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इन्होंने जो डेवलपमेंट OECD के जितने भी पार्ट हैं इसने क्या किया, इनको ऑयल देना बंद कर दिया, और उसी कारण तो इन्होंने बनाया था जो OECD थी, इसी के कारण तो IEA का रिफॉर्म किया, बनाया एक नई एजेंसी। हुआ क्या था कि इन्होंने क्या कर दिया था, कट कर दिया था उनका सप्लाई, जो ऑयल सप्लाई थी उसको इन्होंने कट कर दिया था, और उसी के कारण इन्होंने एजेंसी बनाई। तो इसमें जो गल्फ कंट्रियों को इसने नहीं रखा है। एक तरह से अगर ये भी कहो कि आप उनको सबक सिखाना चाहते हो तो ये भी बात सही है, तो इसमें जो है कोई भी गल्फ कंट्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने इनको उस समय ऑयल क्राइसिस में पीछे ढकेल दिया था OECD को। अब देखो एक और नया क्वेश्चन कि क्या इंडिया OECD का मेंबर है? नहीं, इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है। तो इंडिया IEA का भी परमानेंट मेंबर नहीं है। हाँ, एसोसिएशन कंट्रियों में है, आप ध्यान देना ये, बट इंडिया इसके मेंबर कंट्रियों में नहीं है। इसके 8 एसोसिएशन जो कंट्रियां हैं उसमें इंडिया है, लेकिन इसके मेन मेंबर जो 30 कंट्रियां उसमें इंडिया नहीं है। 30 इसके मेंबर हैं IEA के, और इसमें जो है इसमें भी इंडिया नहीं है। तो इंडिया IEA का भी पार्ट नहीं है। हाँ, इसमें एसोसिएशन कंट्रियों में है और इसमें भी इंडिया नहीं है। ये दोनों आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब देखो IEA अब तक कहता क्या है कि आप जो है इलेक्ट्रिक जनरेशन को बढ़ाओ, और उसमें क्या करो कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हो गया टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसको आप बढ़ाओ 714% मोर और इंक्रीमेंट करो। और फिर क्या करा कि न्यूक्लियर में भी आप बढ़ाओ। मतलब एक चीज देखो, जो IEA फॉर्म किया था OECD कंट्रियों ने, ये अगर कहें कि बदला लेना चाहते हैं गल्फ से, क्योंकि उस समय क्या था कि दोस्तों हुआ क्या था कि गल्फ ने कट कर दिया था ऑयल। तो एक तरह से ये भी कहो, देखो यहाँ कहीं ऑयल की बात नहीं हो रही है, देखो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है, न्यूक्लियर की बात कर रहा है, कोल की बात कर रहा है, लेकिन ऑयल की बात नहीं किया है। एक चीज और देखो, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बदला लेने के लिए कर रहा होगा IEA। अब देखो अलग बात है कि आप क्या सोचते हो, बट यहाँ देखो ऐसा कहीं नहीं बात की गई है किसी ऑयल की। तो ये भी आप कह सकते हो कि IEA जो OECD ने बनाया, एक तरह से ये भी सोच के बनाया, क्योंकि IEA में क्या किया, गल्फ कोई भी कंट्रियां नहीं है, उनके पास तो स्टॉक तो है ही है बहुत ज्यादा, बट इसमें नहीं है। तो एक तरह से ये भी आप कह सकते हो। आगे IEA ने क्या कहा कि अगर 2050 तक आपको नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है तो 2030 तक ये सब गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। ये जो गाइडलाइन दिया नीचे, तो इन्होंने कहा क्या कि इंक्रीज सोलर एंड विंड एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा। दूसरी बात क्या बोला है कि इंक्रीज जीरो इमिशन व्हीकल सेल्स, मतलब जो भी ऐसे गाड़ियां हैं जो जीरो इमिशन करते हैं उनके सेल्स को 50% तक बढ़ाओ। ऑल न्यू बिल्डिंग एंड जो भी होते हैं मिड स्ट्राइक एनर्जी, इनको भी आप क्या करो, बढ़ाओ। फिर क्या बोला इन्होंने, इलिमिनेट मोस्ट इलेक्ट्रिक जनरेशन फ्रॉम कोल, जो कोयले से एनर्जी जनरेट होती है उसको इलिमिनेट मतलब कम करो, इलिमिनेट करो आप। फिर आगे क्या बोला, इंक्रीज सेल शेयर ऑफ बिल्डिंग हीट पंप 50%, तो इसको इन्होंने इंक्रीज करने के लिए बोला है। और इंडस्ट्रियों से निकलने वाले जो कार्बन होते हैं उनको कैप्चर एब्जॉर्ब करने के लिए ऐसे कदम उठाओ, जो कार्बन को कैप्चर करे, ऐसे जो है इस्टेब्लिश करो। क्योंकि जो इंडस्ट्री होते हैं उससे सबसे अधिक क्या कार्बन इमिशन होता है, तो उनको कैप्चर करने के लिए प्लांट लगाओ, ऐसे जो भी वहां से कार्बन निकले उनको इमिशन करें, फिल्टर करें और कैप्चर करें, जिससे उसको डंप किया जा सकता है। मेंटेन करंट नेचुरल गैस जनरेटिंग कैपेसिटी, जो नेचुरल गैस की जनरेटिंग कैपेसिटी उसको मेंटेन करके आप रखो। बिल्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड पाइपलाइन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, उनके लिए पाइपलाइन बिल्ड करो। इससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हाइड्रोजन गैस है फालतू में वेस्ट ना हो,
सही तरीके से उसको मैनेज किया जा सके। तो इनको पाइपलाइन जो है उनको बिल्ड करने की बात कही इन्होंने। जो ट्रांसमिशन होता है इनका, जैसे नेचुरल गैस का ट्रांसमिशन होता है, तो इनको क्या करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं पाइपलाइन के थ्रू। तो उन्होंने उसकी बात कही है कि उसको मेंटेन करो ट्रांसमिशन के लिए, पाइपलाइन के थ्रू इनको ट्रांसमिट करो, इसको मेंटेन करो आप। तो 2050 तक अगर कार्बन इमिशन जीरो करना, नेट जीरो करना है, तो आपको ये प्रॉपर 8 एक्शन लेना होगा जो IEA ने जारी किया है। तो अब तक आप समझ गए होंगे मेन कहानी है क्या। भैया जो बाइडेन लगे हुए हैं ग्लासगो में जो होने वाला है नवंबर के अंदर, नवंबर 2021 में, कि कैसे अपने नाम को ऊपर लाएं, नेट कार्बन एमिशन को जीरो करें। क्योंकि शुरुआत होती है इसके 1961 से, जिसमें क्या किया कि गल्फ कंट्रियों ने ऑल एक्सपोर्ट कट कर दिया, किसका, OECD का। फिर OECD ने क्या किया कि उस समय फॉर्म किया, IEA बनाया, और इससे क्या हुआ कि बात आगे बढ़ी, इसको दे दिया गया एनर्जी के बारे में कंट्रोलिंग के लिए, सजेशन देने के लिए, और ये अब वर्ल्ड को सजेशन देता है। तो इन्होंने अपने प्रॉपर टाइम पे, जैसे हर एक, जैसे पेरिस एक क्लाइमेट डील हुई थी, उस समय भी इसने सजेशन दिया था अपना, तो हर समय क्या क्या सजेशन देता है, और एक इसका डेवलपमेंट नेशन का एक तरह से हम कहें तो उन्होंने बिल्ड किया, उनके कंट्रोल में रहता है जो IEA है। तो यहाँ से डेवलपमेंट शुरू होती है। OECD IEA जो एनर्जी के बारे में हमेशा डिटेल देती है। अब ऐसे ही जो है ग्लासगो में जो होने वाला है उसमें भी एक नई डिटेल आएगी। अब आप सोच रहे हो कि जब IEA क्या बात कर रही है कि आप क्या करो, रिन्यूएबल एनर्जी पे आओ, नेट कार्बन एमिशन को जीरो करो, तो क्या गल्फ कंट्रियों के जो फॉसिल फ्यूल हैं जिनको हम जलाते हैं तो कार्बन एमिशन होता है, तो क्या गल्फ कंट्रियां बर्बाद हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, कोई हर चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, सब कंट्री चाहती है कि हमारा डेवलपमेंट हो। तो वो जो है इनको पता है, गल्फ कंट्री को भी पता है कि हमारे ऑयल जो होंगे एक्सपोर्ट होते रहेंगे, ये हमारे ऑयल जो एक्सपोर्ट होंगे हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं उतना। हाँ, लेकिन एक चीज़ हमारे इंडिया की बात कर लो, सोलर एनर्जी बहुत तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि इंडिया सोलर प्लांट जो है अपना लगाते जा रहा है कंटिन्यू। तो इससे ऐसा तो है कि हम वर्क कर रहे हैं, इस पर ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जो नीडेड है, जो बड़ी इंडस्ट्रियाँ चलानी है, बड़े मोटर्स चलाने हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमें बल्क अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी, और ये कौन देगा, फॉसिल फ्यूल। तो हम ऐसा नहीं है कि गल्फ कंट्रियाँ बर्बाद हो जाएंगी, नहीं, इनका भी एक्सपोर्ट होता रहेगा, लोग इनसे भी वर्क करते रहें, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की टाइम है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वर्क है, तो ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि गल्फ कंट्री बर्बाद हो जाएंगी। हाँ, लेकिन है कि हमें भी इस पर नेट एमिशन पे वर्क करना होगा, और हर एक जो नया पॉलिटिशियन आता है अपने एक प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए इस पर जोर दिया। जैसे बाइडेन जो है अब एक नया अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं, और सही भी है कि नेट हमें कार्बन को कम करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करता है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि ग्लासगो में जो होने वाला है COP26, इसमें क्या नई बातें निकल के आती हैं, क्या नई गाइडलाइन IEA जारी करती है, और क्या इसका कितना बड़ा वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ता है, और कितने कंट्रियां इसको सही से फॉलो करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, और यदि आप अभी तक हमारे स्टडी बूस्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, 1 सेकंड लगता है। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।